ये है बात कि लोकसभा को भी नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा को आप हटा देते हैं तो संसद कंप्लीट मानी जाएगी, नहीं, लोकसभा को भी नहीं हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद में तीन प्रमुख बॉडी हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो तीनों का रहना जरूरी है, तीनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो संसद के तीन प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने आपको बता दिया लोकसभा के बारे में, उसके बाद हमने आपको बता दिया राज्यसभा के बारे में, और इसके बाद हमने आपको बता दिया राष्ट्रपति के बारे में। चलिए आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले विधेयक और अधिनियम के बारे में अंतर। अब आइए हम समझ लेते हैं विधेयक और अधिनियम किसे कहा जाता है। बहुत सारे छात्रों को इसके बारे में समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए विधेयक की बात करते हैं, तो विधेयक को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, विधेयक को बिल कहा जाता है। ये जो अधिनियम होता है ना, अधिनियम को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्ट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे अंग्रेजी में? तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों एक्ट कहा जाता है। आप समझिएगा, देखिए जैसे क्या होता है कि संसद क्या करती है कि कोई कानून बनाती है, मतलब संसद क्या करती है? कानून बनाती है, जो कि आप जानते ही हैं। जैसे अगर आप सोचिए एक बार कि कोई कानून आप चाह रहे हैं, अब जैसे आपके मन में अगर ऐसा कानून है, चलो मैं बता देता हूं, जैसे ऐसा कोई कानून बन जाए कि अब से भारत देश में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति 21 साल पूरी करता है तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मान लेते हैं आप ऐसा कानून बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में, कि अगर कोई व्यक्ति, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन एक अजम्पशन है, ठीक है, और कह सकते हैं एक अनुमान है, या कह सकते हैं कि एक कल्पना है कि अब से अगर कोई भी व्यक्ति अब से कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष पूरा करता है तो उसे सरकार क्या करेगी? सरकारी नौकरी देगी। मतलब वो व्यक्ति सरकार का एक तरह से मेंबर बन जाएगा, यानी कि सरकारी सदस्य बन जाएगा, या एक तरह से सरकार का नौकर बन जाएगा, तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। आप सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा कानून आपके देश में बन जाए तो, ठीक है, ये क्या है? एक तरह से केवल और केवल हमारा कल्पना है बस, ठीक है, हमारी केवल और केवल कल्पना है। देखिए जब हम किसी कानून के बारे में सोचते हैं तो हम का मतलब हो जाता है या तो संसद के सदस्य सोचते हैं, या तो लोकसभा के सदस्य सोचते हैं बातें, या तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वे ऐसी बातें सोचते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई एक तरह से मंत्री ऐसा है जिसने सोचा कि भाई एक तरह से इस तरह के कानून बनने ही चाहिए, ठीक है। तो अब सोच लेते हैं कि हो सकता है कि लोकसभा में कोई बैठा हुआ सदस्य हो या मंत्री हो, और उसने ऐसा कानून के बारे में सोचा कि अब से हम क्या करते हैं, एक नया कानून बना देते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे देश में, जब भी कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, अगर उसने 21 साल पूरा किया तो फिर उसे सरकारी नौकरी हम देंगे, यानी कि 21 साल पूरा होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद हम उसे सीधा सरकारी नौकरी दे देंगे। तो अब जिस कानून के बारे में इस मंत्री ने सोचा हुआ है दोस्तों ना, तो उस कानून को पहले क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उस कानून को पहले क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जा रहा है? बिल। अब ये क्या होगा, जो मंत्री होगा या एक तरह संसद का जो सदस्य होगा वो क्या करेगा? लोकसभा में इस बिल को पेश करेगा, यानी कि प्रस्तुत करेगा। इस बिल को क्या करेगा? यानी विधेयक को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। अब ये जो विधेयक है ना, ये लोकसभा में जब पहुंचता है, यानी कि लोकसभा में जो ये बातें बताता है सभी को, तो बताने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग अगर आप देखें तो 543 मेंबर होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 543 जो मेंबर है इस समय अगर आप देखें तो इतने मेंबर है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग इस कानून के पक्ष में होंगे, यानी कि इस बिल के पक्ष में होंगे, और कुछ लोग इस बिल के विपक्ष में होंगे। मान लेते हैं कि जिस मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसकी मेजोरिटी है, जैसे बीजेपी सरकार का कोई मंत्री है या एक तरह से सदस्य है, ठीक है, उसने इस बिल को प्रस्तुत किया। अब इनके पास मेजोरिटी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस बिल को पास करने में अपना समर्थन देते हैं। तो ये जो बिल होता है दोस्तों, वो लोकसभा से, ये बिल जो होता है लोकसभा से क्या हो जाता है?
पास हो जाता है। पास का मतलब ये हो जाता है कि सभी लोगों ने अपनी सहमति दर्ज कर दिया कि बिल्कुल इस तरह के कानून बनने ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में इस तरह के कानून की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति 21 साल पूरा करता है, ग्रेजुएशन पूरा करता है, तो हम उसे सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह के कानून बिल के बारे में सोचा गया और ये बिल लोकसभा में लाया गया। सॉरी, इस तरह के कानून के बारे में सोचा गया और उस बिल को क्या किया गया, कानून को क्या कहा जा रहा है, अभी बिल कहा जा रहा है, और लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में सारे मेंबर कह सकते हैं इसके समर्थन में आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये बिल अब क्या हुआ, लोकसभा से पास हो गया। और जब ये बिल लोकसभा से पास हुआ तो इस बिल को कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। तो अब ये बिल कहां पहुंच जाता है दोस्तों, अब ये बिल पहुंच जा रहा है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में भी उसी तरह से डिस्कशन होगा कि भाई इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं सपोज दैट कि इस बिल में राज्यसभा में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, तो ये जो बिल होता है दोस्तों ये पास हो जाता है, यानी कि राज्यसभा से भी। अब जब ये बिल जो होता है राज्यसभा से भी पास हो जाता है, तो इस बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, 2 से 3 ऑप्शन होता है दोस्तों। एक तो पहला ऑप्शन ये होता है कि सीधा जब इनके पास जाता है तो ये अपनी सहमति दे देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। सहमति मतलब उस बिल पर सीधा और सीधा सिग्नेचर कर देते हैं। और जैसे ही क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर करते हैं, तो अब इस बिल को, जिस कानून के बारे में हम बात कर रहे थे, अब इसे बिल नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। तो जब क्या होता है कि कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति से पास हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो उस बिल को क्या कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है। और एक्ट को सरल रूप में क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। मतलब अब क्या हो गया कि यह कानून बन चुका है। अब इस कानून को कौन लागू करेगा, कार्यपालिका लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति नौकरी लेने से मना कर देता है तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसे सजा देगी। तो हमारे देश में भला कौन ऐसी चीजें मना कर सकता है। लेकिन अभी तो हम केवल और एक कल्पना के माध्यम से समझ रहे थे, एक मान कर हम ये बातें समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि बिल और अधिनियम में क्या अंतर है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है, 2 से 3 ऑप्शन ये होता है। एक पहला ऑप्शन ये होता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ये होता है कि वे सीधा अगर चाहें तो सिग्नेचर कर देते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उन्हें लगता है कि ये कानून जल्दबाजी में बन गया है और हो सकता है कि कोई ना कोई आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो पुनर्विचार के लिए कह देते हैं कि भाई एक काम करिए, आप ले जाइए इस कानून को, एक बार दोबारा चेक करके आइए, यानी कि देख लीजिए क्या ये कानून सही बना है कि नहीं। और जब दोबारा उस कानून को या उस बिल को दोबारा ला दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद यदि आप देखें तो एक और बात होती है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, हो सकता है उसका इस्तेमाल करके वे अपने पास रख लें। ठीक है, तो कई ऑप्शन होते हैं, राष्ट्रपति अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, सीधा और सीधा सिग्नेचर ही कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वे नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ जगह उनकी पावर अपनी पूरी काम करती है, वो बातें हम बाद में जानेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। देखिए, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बता दीजिए, क्या कोई बिल लोकसभा से ही लाना जरूरी है क्या? नहीं, लोकसभा में ही किसी भी बिल को लाना जरूरी नहीं है, या किसी भी बिल को प्रस्तुत करना लोकसभा में ही जरूरी नहीं है, बल्कि वो बिल राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो कोई भी बिल, चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट हो, अगर लोकसभा से स्टार्ट होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। और यदि राज्यसभा से में प्रस्तुत किया गया हो बिल और राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा के बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बता दीजिए कि क्या कोई डायरेक्ट कानून भी लाया जा सकता है क्या, जब लोकसभा और राज्यसभा ना चल रही हो। मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा अपने सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, तो क्या डायरेक्ट भी कोई कानून लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल डायरेक्ट भी कानून लाया जा सकता है। वो है राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। किसके पास यह अधिकार है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है, यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है या क्या कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश के थ्रू सीधे ही कानून लाया जा सकता है। किसी भी तरह के कोई कानून की आवश्यकता है
तो सीधे ही कानून लाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, वैसे इसका प्रोसेस और भी होता है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही ऐसा करते हैं, प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद के कहने पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम आगे समझेंगे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, लेकिन अभी हाँ मोटा मोटी बातें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सीधा आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करके क्या कर सकते हैं, कानून को ला सकते हैं। ठीक है, अब वो जो कानून होगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और 6 महीने के अंदर ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा और राज्यसभा जब अपने सेशन में आ जाएंगे तो यहां से पास करवाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों जगह से डिस्कशन करवाना जरूरी है। अगर ये दोनों ही संस्थाएं पास कर देती हैं तो वो कानून लंबे समय तक लागू रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो कानून खत्म हो जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। मतलब हमने आपको संसद में 3 प्रमुख अंग के बारे में बता दिया, यानी 3 प्रमुख बॉडी के बारे में बता दिया। एक तो हमने आपको बताया लोकसभा के बारे में, और लोकसभा में हमने आपको बताया कि कैसे कोई बिल लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा की बारे में हमने बताया। ठीक है, अब सॉरी, अब हम क्या करेंगे कि एक एक चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक चीजों के बारे में समझेंगे, अर्थात हम समझेंगे अब लोकसभा के बारे में। चलिए आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में। दोस्तों देखिए, अब समझिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पहले वाली भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, लेकिन मान के चलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के कोई काम नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, अब मैं आपको फैक्ट वाली बातें बताने चल रहा हूं। देखिए लोकसभा के बारे में बात करते हैं, तो लोकसभा के बारे में जो जानकारी की बात की गई है वो आर्टिकल 81 में बताई गई है, यानी कि आर्टिकल 81 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो लोकसभा के गठन की बात करते हैं, तो लोकसभा के बारे में यदि आप देखें तो लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है या की गई है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 में, तो सॉरी 81 में, 81 में बताया गया है। अब लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा के गठन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल की बात करते हैं, तो 17 अप्रैल 1952 को। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। दूसरी बात करते हैं लोकसभा की पहली बैठक कब होती है, तो लोकसभा की पहली बैठक की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा की पहली बैठक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 की बात करते हैं। 13 मई 1952 की बात करते हैं तो लोकसभा की दोस्तों पहली बैठक हुई थी। तो लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तो 17 अप्रैल 1952 की बात करते हैं, 17 अप्रैल 1952 की बात करते हैं, तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। और पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। देखिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा को क्या कहा गया है, निम्न सदन कहा गया है। ठीक है, यानी कि लोअर हाउस कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे लोअर हाउस कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा को क्या कहा गया है, लोकसभा को कहा गया है निम्न सदन या लोअर हाउस कहा गया, लोअर हाउस। ठीक है, LOWER, लोअर हाउस। ठीक, तो लोअर हाउस कहा गया है। इसे अस्थायी सदन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे अस्थायी सदन भी कहा गया है, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, समय से पहले भंग कर दिया जाता है। ठीक है, या सॉरी समय से पहले ये भंग भी हो सकती है, यानी कि डिजॉल्व भी हो सकती है। तो इसे अस्थायी सदन भी कहा गया है, किसे, लोकसभा को कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का दोस्तों जब गठन किया गया था तो उस समय सदस्यों की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। तो सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी, तो 500 थी। तो जब लोकसभा का गठन किया गया था तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस समय सदस्यों की संख्या थी 500 थी। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है।
एक संविधान संशोधन होता है 500, ध्यान रखिएगा। उस समय क्या होता है, आगे चलकर क्या किया जाता है, एक संशोधन किया जाता है और उस संविधान संशोधन होता है 31वां। तो ध्यान रखिएगा 31वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ठीक है। तो 31वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। तो ध्यान रखिएगा 1974 में क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है। जब 71वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें 47 सदस्य और जुड़ जाते हैं, तब कितने सदस्य हो जाते हैं, 547 सदस्य हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 31वां संविधान संशोधन में क्या होता है, संविधान संशोधन में क्या होता है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, यानी कि 547 कर दी जाती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, आगे हम बात करते हैं। तो लोकसभा की बात करते हैं तो आगे इसमें सदस्यों की संख्या फिर बढ़ा दी जाती है 1987 में। तो 1987 में क्या होता है दोस्तों, 1987 में ये होता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है, 552 कर दी जाती है। वर्तमान में यदि आप देखें तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, बैठने की जो व्यवस्था है वो कितनी है, 552 है। लेकिन वर्तमान में अभी हमारे पास इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो निर्वाचित सदस्य जो है हमारे पास लोकसभा में 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी है, तो निर्वाचित सदस्य हैं 543 है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई है, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, अनपढ़ भी होगा वो चलेगा, बस जनता का विश्वास जीत ले, आराम से वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। हमारे देश में क्या है, किसी भी तरह के आप चुनाव जीतिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े लिखे भले ना रहिए लेकिन बस जनता का विश्वास जीतिए, आराम से आप नेता मंत्री बन जाइए। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं उसकी जो उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। देखिए अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, मतलब 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए चलेगा, ज्यादा कितनी भी होगी चलेगा, लेकिन एक तरह से न्यूनतम की बात की गई है, अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक, जब लोकसभा की पहली बैठक होती है या जब पहली बार इसका अधिवेशन होता है तो उस बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, यानी कि कह सकते हैं 5 वर्ष तक, यानी कि अंतिम जो बैठक होती है 5 वर्ष तक होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, अन्य चीजों के बारे में कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा गया है, जो कि हमने पहले भी बताया हुआ है। तो जैसे जो एक कार्यकाल है ना 5 वर्ष, जैसे बात करते हैं जो कार्यकाल है 5 वर्ष ना, अगर समय से पहले प्रधानमंत्री को लगता है कि हमें इलेक्शन करवा लेना चाहिए, अभी हमारे पक्ष में सारी चीजें हैं, तो वो राष्ट्रपति को क्या कह सकता है, सलाह दे सकता है, या राष्ट्रपति से कहकर क्या कर सकता है कि लोकसभा को भंग करवा सकता है। तो लोकसभा को भंग की बात करते हैं तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है समय से पहले, यानी कि 5 साल से पहले कौन भंग कर सकता है, तो वो कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा के बारे में अन्य जानकारियां हम ले लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं लोकसभा का पहला अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, इनका नेम भी ध्यान रखिएगा, वे थे गणेश वासुदेव मालवांकर की बात करते हैं।
तो गणेश वासुदेव मालवंकर की बात करते हैं। तो गणेश वासुदेव मालवंकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे। स्पीकर उन्हें कहा गया है जो मेन कुर्सी पर बैठे रहते हैं। आप जो देखते हैं लोकसभा में, ठीक है, जैसे कि किसी क्लास में आप देखते हैं तो क्लास में आप सभी लोग बैठे होते हैं, एक टीचर पढ़ाता रहता है। वैसे ही क्या होता है कि लोकसभा में आप देखते हैं कि क्या होता है कि सारे मेंबर बैठे होते हैं और एक एक पीठासीन अधिकारी होता है जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में यदि आप देखें तो ओम बिरला है। तो वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला की बात करते हैं तो वे कौन है? लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ओम बिरला का नेम याद रखिएगा। तो ओम बिरला कौन है? वे लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आज की जो विषय में अभी हमारी जो चर्चाएं हुई है लोकसभा के बारे में, आइए हम समझ लेते हैं एक बार, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का गठन कब किया गया। लोकसभा के गठन के बारे में हमने आपको बताया। तो लोकसभा का जो पहली बार गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। फिर उसके बाद लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। लोकसभा को क्या कहा गया? निम्न सदन कहा गया, यानी कि लोअर हाउस कहा गया है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि समय से पहले राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी स्टार्टिंग में? तो 500 थी। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 31वां संविधान संशोधन था 1974 का। और जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाती है? 547 कर दी जाती है। फिर उसके बाद 1987 में क्या होता है दोस्तों? 552 कर दी जाती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अभी वर्तमान में यदि आप देखें, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो निर्वाचित मेंबर की बात करते हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर गए हैं, ठीक है, जो जनता के द्वारा चुनकर गए हैं, वे अगर आप देखें तो कितने हैं? तो वे हैं 543 हैं। फिर लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर, ठीक है, जिन्हें गणेश वासुदेव मालवंकर कहा जाता है। वर्तमान की बात करते हैं तो ओम बिरला है दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है। देखिए, लोकसभा का चुनाव का मतलब हो जाता है प्रधानमंत्री का इलेक्शन। किसका इलेक्शन? प्रधानमंत्री का इलेक्शन। वैसे हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री को इलेक्ट नहीं किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपीज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सांसद कहा जाता है। ठीक है, जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एमपीज कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करते हैं या सांसद की बात करते हैं, तो इन्हें सांसद कहा जाता है। मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारियां हमने आपके साथ साझा किया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, राज्यसभा के बारे में आइए हम जान लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक 25 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा। और कार्यकाल 5 वर्ष की बात करते हैं। हाँ, कार्यकाल कब से मानी जाती है? तो जब लोकसभा का जब पहली बार बैठक होता है, या पहली बार जब बैठक होती है, या पहली बार जो अधिवेशन होता है, उस दिन से लेकर 5 साल तक की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो कमेंट करके बता दिया करें, और यदि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग जाते जाते लाइक कर दिया करें और दूसरे को भी शेयर कर दिया करें। देखिए, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार मनोबल कम हो जाता है। कई बार मनोबल कम हो जाता है कि यार क्या ही पढ़ाएं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैं पढ़ाने आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदतें हैं कि हार ना मानना। ठीक है, एक ना एक दिन लोग हमें देखेंगे और समझेंगे और कहेंगे कि वाकई में सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास तो यही है। लेकिन लोकसभा के बारे में कुछ अन्य चीजें भी बच गई हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हाँ, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहाँ की हैं? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश की सीटें, मतलब उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 या 81 सीटें हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा भी नहीं था।
शायद 80 या 81 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ 80 या 81 होंगे, वैसे तो 80 मुझे जहां तक याद है, मैंने लिखा नहीं था, कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। वैसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, या लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें ही हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की बात करते हैं तो यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, यानी कि लगातार चलने वाली संस्था है, ठीक है, यानी कि लगातार चलने वाला सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात करते हैं, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। किस आर्टिकल में चर्चा की गई है इसके बारे में, तो आर्टिकल 80 की बात करते हैं, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के पास। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो आप जानते ही हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए कंप्लीट, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष से कम नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, जैसे मैंने लोकसभा के बारे में बताया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों, वो होता है प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब ये हो जाता है जिन्हें जनता स्वयं चुनती है, जिन्हें जनता स्वयं चुनती है, ठीक है, उस चुनाव को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट। जैसे आप ग्राम प्रधान के सदस्यों को चुनते हैं, सॉरी हाँ, ग्राम प्रधान के सदस्यों या ग्राम प्रधान को जब आप चुनते हैं, या शहरों में आप हैं तो पार्षद को जो आप चुनते हैं, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। तो जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो एक डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका भी जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इनका चुनाव कैसा होता है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष होता है। अब दूसरी बात करते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इनके 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब इसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य की बात करते हैं, तो 1/3 सदस्य की बात करते हैं तो हर 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्ष में क्या होता है, ये लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि कार्यकाल उनका 6 वर्ष पूरा होता रहता है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं, और पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया राज्यसभा के बारे में, इसका गठन कब किया गया, 1952 में। इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस चलने वाला सदन है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु कंप्लीट कर लिया हो। चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और हमारे राष्ट्र